मल्टीप्लाई क्यों करना है? हाँ, तो ये सारे बेनिफिट्स एक माह के हैं। तो यहाँ पे पता नहीं किसी स्टूडेंट ने एक ने किया हुआ है 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो देखें वो रिटायर कब हो रहा है? अगस्त में हो रहा है 31 जुलाई को। हाँ, 31 जुलाई को वो रिटायर हो रहा है। तो एक महीने का सिर्फ उसकी सैलरी है, ठीक है। तो ये तो इंतहाई गलत बात है ना कि एक महीने की सैलरी है तो आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी जो बेसिक सैलरी है दैट विल बी ओनली फॉर 1 मंथ। कितनी आ रही है? 180 आ रही है। इसी तरह फ्यूल अलाउंस सिंपल एज दैट, ये वो अलाउंस सोचा करें कि हमने कहाँ जाना है, वो अलाउंस है जो कि नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है। हालांकि फ्यूल अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी हो सकता है, लेकिन उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है। कितना है? 127। और इसके आगे क्या है? लीव इनकैशमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होता तो एग्जेम्प्ट होती। ये कितना आ गया? 140। आगे क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की 80% स्टूडेंट्स ने गलत एंट्री की हुई है। आप लोग पहुंच गए 1,50,000 पे, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर पहुंच गए। ऐसा कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं है। देखें, जब वो बंदा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक बास्केट है। इस पूरे क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो था ही प्रोविडेंट फंड का था। इस पूरे, और सारा सिंपल था। मैंने आपको बताया था कि एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर एम्प्लॉय इनपुट करता है, इसी बास्केट के अंदर एम्प्लॉयर इनपुट करता है। इन दोनों के पैसे आउटपुट की तौर पे इन्वेस्ट होते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है इनपुट के तौर पे। ऐसे ही है। तो पहली इनपुट, दूसरी इनपुट, तीसरी इनपुट, ये तीनों इनपुट मिलके एक चीज बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस वो अपने साथ एज एन आउटपुट के लेके जाता है। ऐसे ही है। हमने जो ट्रीटमेंट्स पढ़ी थी, हमने एम्प्लॉय के बारे में तो पढ़ा था, ट्रीटमेंट ही कोई नहीं। हमने पढ़ी थी एम्प्लॉयर के इनपुट की ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट के इनपुट की ट्रीटमेंट, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस लेके जाते वक्त की आउटपुट की ट्रीटमेंट। ये पढ़ी थी ना। तो रिकॉग्नाइज्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी ट्रीटमेंट होगी, इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट होगी। जब वो बैलेंस रिटायरमेंट पे लेके जाएगा तो उसकी ट्रीटमेंट है नहीं होगी। तो अब ये 3 मिलियन लेके जा रहा है, इट इज हिज एक्यूमुलेटेड बैलेंस। देखिए, मैंने क्या बताया था कि वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसे अपने साथ लेके जा रहा है, देन दिस इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस। वो 3 मिलियन लेके जा रहा है, वो 6 लाख लेके जा रहा है, तो वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस लेके जा रहा है। इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस में क्या क्या शामिल है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शामिल है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन शामिल है, और इंटरेस्ट शामिल है। तो ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस वो 99% ऑफ द टाइम इन द क्वेश्चन रिटायरमेंट के टाइम पे लेके जाएगा। किस तरह लेके जाएगा? तो अब वो रिटायर हो रहा है, तो अब जब वो अपना बैलेंस लेके जा रहा है तो रिकॉग्नाइज्ड के अंदर एक्यूमुलेटेड बैलेंस की तो ट्रीटमेंट होती नहीं है। तो 80% ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपकी भी गलत है, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था, और आपने भी यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करें कि उसने ये कैच किया था, उसने स्टूडेंट को ये कैच किया था कि उसने कहा था कि जी 3 मिलियन का बैलेंस है, 3 मिलियन वो लेके जा रहा है, इसमें से 50% एम्प्लॉय का अपना है। तो भाई ठीक है ना, 3 मिलियन लेके जा रहा है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, रिटायर हो रहा है, लेके जा रहा है, ऑब्वियसली इसके अंदर उसका अपना बैलेंस होगा। और ये प्रिंसिपल है, तो अलहदा से उसने लिख दिया था 6 लाख लेके, 6 लाख का इसमें इंटरेस्ट है, यानी कि वो एक्यूमुलेटेड कितना लेके जा रहा है? रिटायरमेंट के टाइम पे कितना लेके जा रहा है? 36 लाख लेके जा रहा है।
और ये 36 लाख क्या है इन चारों फिगर्स में से? इसकी रिकॉग्नाइज में ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। फिर हम एडजस्टमेंट कब करते हैं? जब सिर्फ मंथली वो जी, जब वो बताता है कि एम्प्लॉयर ने साल में कितना कंट्रीब्यूट किया और वो जॉब कर रहा है, जॉब भी कर रहा है ना, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी बता दिया, जॉब भी कर रहा है और साल में इंटरेस्ट कितना कमाया वो बता दिया। अब तो जॉब ही खत्म हो गई है, अब तो बैलेंस उठा के घर लेके जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहते ही उसको है। क्लियर नाउ? तो इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होनी थी। समझ लगी सबको? आप लगी है? आप लोगों को समझ नहीं लगी? समझ क्यों? ठीक है, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताएं, ये जो बैलेंस वो लेके जा रहा है वो रिटायरमेंट पे लेके जा रहा है ना, ठीक है। ये ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कब बनती है? जब वो रिटायर होता है। तो जब उसकी जॉब खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, तो तब वो अक्यूमुलेटेड जो भी पैसे लेके जाएगा अपने साथ, उसको आप अक्यूमुलेटेड बैलेंस कहते हैं। ये समझ लगे सबसे पहले कि जो पैसे वो रिटायरमेंट में अपने साथ लेके जा रहा है वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है। अब इस बैलेंस के अंदर जो पैसे हैं वो एम्प्लॉय के हैं, एम्प्लॉयर के हैं और इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही है यहाँ पे भी 3 मिलियन है, 3 मिलियन में से उसने कहा है जी 15 लाख एम्प्लॉय का है, 15 लाख एम्प्लॉयर का है और 6 लाख इंटरेस्ट है। ऐसे ही कहा है उसने। देखिए अक्यूमुलेटेड बैलेंस में उसने कहा है प्रिंसिपल अमाउंट 3 मिलियन में, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट शामिल ना हो, उसने प्रिंसिपल अमाउंट में कहा है कि 50% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और तो ठीक है ना, अक्यूमुलेटेड बैलेंस में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। उसने इसकी वजाहत कर दी, इसे खोल के रख दिया, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि यार इसने कंट्रीब्यूशन का वर्ड यूज किया है तो इट मींस कि ये इस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। हालांकि जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है इसके अंदर ऑब्वियसली ये तीनों कंट्रीब्यूशन होते हैं, ये इनपुट, ये इनपुट और ये इनपुट, ये 3 इनपुट्स मिलके अक्यूमुलेटेड बैलेंस बनती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब वो छोड़ के जाएगा, अक्यूमुलेटेड बैलेंस छोड़ के जाते वक्त जो पैसे प्रोविडेंट फंड के लेके जाएगा वो हमेशा अक्यूमुलेटेड बैलेंस ही होगा। जब वो अपनी नौकरी छोड़ेगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेगा, तो जो पैसे साथ लेके जाएगा वो ये ही लेके जाएगा। हाँ, अगर यहां पे वो जॉब कर रहा होता और फिर वो कहते कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 15 लाख एक साल में, फिर हम उसका वो वाला 1,50,000 और 1/3 वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि उसकी जॉब क्या होती? ऑनगोइंग होती। और ऑनगोइंग जॉब के अंदर बात होती है कंट्रीब्यूशन की। ऑनगोइंग जॉब में किसकी बात हो रही होती है? कंट्रीब्यूशन की। अब जॉब जहां खत्म हो गई तो कंट्रीब्यूशन तो रहा ही नहीं, अब जो बचा कुछ है उठा के साथ लेके जा रहा है। अब क्लियर हुई बात? तो दैट वाज द ट्रिक हियर। और रिकॉग्नाइज्ड के अंदर जो बैलेंस साथ लेके जाता उसकी कोई एंट्री नहीं होती, सिंपल एज दैट। अगर ये रनिंग जॉब होती और फिर कंट्रीब्यूशन होता, इंटरेस्ट आ रहा होता, फिर हम वही ट्रीटमेंट करते जो फॉर्मूले लिखे हैं। आगे है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड की तो वैसी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती, एग्जाम्प्ट होती, ठीक है। और इसमें क्या है? जो लोन लिया है, लोन का सबसे पहले जो है जो वेव ऑफ कर दिया है, लोन वेव्ड 2 मिलियन था ना, 2 मिलियन का कितने % वेव्ड ऑफ हो गया? 0.20। तो ये कितना बन गया? 4 लाख। 4 लाख ऐड कर दे,
अब इंटरेस्ट की बात कर लें अगर, अब इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि रेट नहीं दिया हुआ। देखिए उसने बताया इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या मतलब है? 0% लोन। तो बेंचमार्क क्या है? 10%। तो कितना फायदा हो गया? 10% का। बेंचमार्क वो कभी भी नहीं बताएगा, आपको जेहन में रखना है, कभी बताएगा कभी नहीं बताएगा, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि उसे वो अज्यूम करता है कि इस लेवल पे आपको पता हो कि बेंचमार्क रेट क्या है। ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री का मतलब ये है कि 0%। हाँ, अगर वो कंसेशनल लोन दे रहा होता फिर होता कि वो 3, 4, 5% पे दे रहा होता कंसेशनल रेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो फ्री दे रहा है। तो सिंपल एज दैट, 2 मिलियन की अमाउंट है, उसका 10% और उसका 1 महीने का 1/12, 1 महीने का इंटरेस्ट है ना, तो 1/12 कितना बन गया? 17 लिख लो यार, सही, थाउजेंड्स में 17 आ गया। ठीक है। और इसमें और वो लैपटॉप कितने का था? 1,10,000 में से हमने माइनस कर देना है 50,000, तो कितना आ गया? 60। बस, और तो नहीं कुछ रह गया। किसका? गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट आ जाएगा जी इधर 80,000। ये ले 904, बस 904, बस ठीक है। पॉइंट से पहले पहले इतना ही है ना, बस 904 ले जी। इट विल बी हिज इनकम फ्रॉम सैलरी 904। अच्छा, दूसरा पोर्शन क्या लिखा है उसने? ट्रीटमेंट। अगर अनरिकग्नाइज्ड होता, अगर अनरिकग्नाइज्ड होता तो प्रोविडेंट फंड की क्या ट्रीटमेंट होती? जो अकुमुलेटेड बैलेंस है, जो अकुमुलेटेड बैलेंस है, ये टैक्सेबल होगा कौन से वाला? सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं। तो अगर इस फिगर से मैं निकालना चाहूं तो कितनी अमाउंट टैक्सेबल बनेगी अनरिकग्नाइज्ड में? टोटल अमाउंट कितनी थी? 3 मिलियन। इसमें से 15 लाख जो था वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, ये था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो बाकी कितना रह गया? 15 लाख। ये आ गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और इसमें हमने ऐड कर देना है इंटरेस्ट जो कि 6 लाख। तो टैक्सेबल कितना बनेगा? 21 लाख। अकुमुलेटेड बैलेंस में अनरिकग्नाइज्ड में जो अमाउंट टैक्सेबल है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है अकुमुलेटेड बैलेंस में। ये अपनी बुक्स खोलें जरा, उनके वो टेबल में देखें ये वाली बात, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अनरिकग्नाइज्ड के केस में जो अकुमुलेटेड बैलेंस में टैक्सेबल है वो क्या है। ये पार्ट बी का 1 है। ठीक है जी। और दूसरा पार्ट क्या था कि अगर ये ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड होती। अच्छा, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी में हमने क्या पढ़ा था? 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल। इनमें से लोअर जो होगी वो टैक्स, इनमें से लोअर एग्जेम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल। अच्छा, 50% ऑफ द रिसीवेबल कितनी है? ग्रेचुटी कितनी है? 9 लाख है। इसका 50% 4.5 और 75,000, तो लोअर कौन सा आया? 75,000। तो इसे मिला कितना था? 9 लाख में से 75,000 एग्जेम्प्ट है, बाकी 8,25,000 टैक्सेबल है। ये ग्रेचुटी की समझ लगी?
तो ये लिखना है आपने बाकायदा, ये फिगर्स लिखनी है क्योंकि उसने डेटा दिया है। जब वो डेटा दे रहा है तो आपने लिखना है, ये फिगर्स को लिखना है। अगर आप सिंपल ये लिख देंगे ना कि जी अनरिकग्नाइज्ड के केस में उसका जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो टैक्सेबल है, तो हो सकता है कि वो आधा नंबर दे, पूरा नंबर ना दे। तो जहां पे डाटा दिया है वहां पे आपने उसको बताना है कि ये अमाउंट बन रही है। हाँ जी, क्लियर है? अभी किसी को प्रॉब्लम है कोई तो बता दें। ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस समझ लग गया भाई? अक्यूमुलेटेड बैलेंस लग गया समझ? इधर से लग गया सबको समझ? लास्ट में अक्यूमुलेटेड बैलेंस में तो नहीं कोई प्रॉब्लम अब, ठीक है? ये कब होगा? जब वो टर्मिनेशन पे जाएगा, ठीक है? तो जो फंड पड़ा है वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है। तो इसको अब आइंदा से ज़हन में रखना है। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही मेरा ये था कि इसमें ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस को बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में स्प्रिंग जो है 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? साल नंबर ये मैं भी ऐसे थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ने ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस का गलत ट्रीटमेंट किया हुआ है, और ये आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा? तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर ना आई हो, लेकिन अब इस चीज़ को या प्रैक्टिस में ना चीज़ आ रही हो आपके, लेकिन कोई बात नहीं, अब गलती हो गई है। अब इसको याद रखें, जहन में रखें कि इसकी ट्रीटमेंट अलहदा है, इसकी अलहदा है, इसकी अलहदा है, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी तो ट्रीटमेंट कोई नहीं, इसकी अलहदा है। और ये जो है ये 1 2 3, ये जो है अक्यूमुलेटेड बैलेंस हमेशा 1 2 3 को मिलके बनता है, ठीक है? और ये हमेशा विड्रॉ होगा हमारे क्वेश्चंस में 99% ऑफ द टाइम व्हेन द पर्सन विल बी रिटायर्ड, जब वो जॉब छोड़ के जा रहा होगा। रिटायर्ड अकेला नहीं हो सकता, उसको टर्मिनेट कर रहे हो, साथ उसका पीएफ दे रहे हो। अच्छा जी, चले न्यू कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मेजरली हमारा जो हाँ आई थिंक के लास्ट है, शायद हो सकता है कि कुछ और भी हो इसमें। ज़्यादा टॉपिक्स सैलरी वाले में ही है। नहीं अभी